एक राहत पिचर जिसका नाम मॉन्टी है, हिकिन्सैक बुल्स नाम की माइनर लीग टीम के लिए खेलता है। ये टीम ज्यादा लोकप्रिय नहीं है क्योंकि ये अच्छा नहीं खेलती, यहाँ तक कि उनके मैदान में पटरियां हैं और हर बार जब ट्रेन गुजरती है तो मैच रोकना पड़ता है। एक दिन मॉन्टी अपने सबसे अच्छे दोस्त और कैचर स्पाइक से कहता है कि दर्शकों में एक आदमी उसकी तस्वीरें ले रहा है। उसका नाम डोनाल्डो है और उसने पिछले 3 मैचों में भी यही किया है। इसीलिए मॉन्टी सोचता है कि शायद उसे बड़ी लीग में भर्ती किया जा सकता है, लेकिन स्पाइक सोचता है कि मॉन्टी बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा है। बुल्स चमत्कारिक तरीके से मैच जीत जाते हैं, इसीलिए टीम बार में जश्न मनाने जाती है। मॉन्टी और स्पाइक को 2 महिलाएं मिलती हैं जिन्होंने खेल का आनंद लिया और वे उनसे फ्लर्ट करते हैं, उन्हें घर ले जाने का इरादा रखते हैं। बाहर डोनाल्डो अपने बॉस को कॉल कर रहा होता है ताकि उसे मॉन्टी की गतिविधियों की जानकारी दे सके। असल में वो कई दिनों से उसका पीछा कर रहा है। तभी उन महिलाओं के बॉयफ्रेंड वहां पहुंच जाते हैं और जब वे मॉन्टी और स्पाइक को उनके साथ पाते हैं तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। झगड़ा शुरू हो जाता है और भीड़ का एक हिस्सा वहां से निकल जाता है क्योंकि उन्हें लगता है मामला बढ़ने वाला है। एक महिला तो पहले से ही पुलिस को कॉल कर देती है। जैसा अनुमान था, उन महिलाओं के बॉयफ्रेंड और बेसबॉल खिलाड़ी आपस में भिड़ जाते हैं। दोनों तरफ से मुक्के चलने लगते हैं। कुछ लोग इस लड़ाई का मजा लेते हैं और कुछ इसमें शामिल भी हो जाते हैं। लड़ाकों को मेज पर फेंका जाता है और कुर्सियों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगली सुबह मॉन्टी और स्पाइक अब भी झगड़े के कारण जेल में होते हैं। तभी उनका कोच चार्ली आता है और बताता है कि टीम का प्रशासन उनकी बेल के पैसे नहीं देगा। दोनों को चिंता होती है कि वे सीजन का आखिरी मैच मिस कर देंगे, लेकिन चार्ली समझाता है कि अब टीम के बड़े लोग उनकी परवाह नहीं करते। वे अब टीम को नया बनाने के लिए कम उम्र के खिलाड़ियों को लाने की योजना बना रहे हैं। चार्ली यह भी कहता है कि मॉन्टी को 15 साल खेलने का मौका मिला और यह औसत खिलाड़ी से कहीं ज्यादा है, इसलिए उसे आभारी होना चाहिए। कुछ घंटों बाद दोनों को कोर्ट रूम ले जाया जाता है जहां उन पर कई आरोप लगाए जाते हैं, जैसे हमला और सम। वे खुद को बेगुनाह बताते हैं और जज से बहस तक करने लगते हैं, जिस पर जज चिढ़ जाता है और बेल $30,000 तय कर देता है। पैसे न होने की वजह से दोनों को वापस सेल में भेजा जाने वाला होता है, लेकिन तभी डोनाल्डो बीच में आ जाता है। वह बताता है कि वह एक अनजान शख्स की तरफ से आया है जो उनकी बेल और फाइन भर देगा। बस शर्त यह है कि दोनों को खुद को गुनहगार मानना होगा। मॉन्टी अब भी यह सोचता है कि डोनाल्डो कोई स्काउट है, इसलिए वह खुशी खुशी डील मान लेता है। इसके बाद डोनाल्डो दोनों को न्यूयॉर्क ले जाता है। स्पाइक डर जाता है जब वे एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग में घुसते हैं और सोचता है कि डोनाल्डो दरअसल अंडरकवर पुलिस वाला है जो उन्हें स्काउट की कहानी से फंसा रहा है। डोनाल्डो साफ करता है कि उसने तभी खुद को स्काउट नहीं कहा था और बताता है कि उसे एक लॉ फर्म ने काम पर रखा है। ग्रुप एक शानदार ऑफिस में पहुंचता है और मॉन्टी को वकीलों से अकेले मिलने ले जाया जाता है। वे मॉन्टी को बताते हैं कि वे उसके ग्रेट अंकल रूपर्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका परिवार से 30 के दशक में बड़ा झगड़ा हुआ था और उसके बाद वह गायब हो गया था क्योंकि पिछले महीने रूपर्ट की मौत हो गई थी। अब मॉन्टी ही उसका अकेला वारिस है, लेकिन वसीयत में कुछ खास शर्तें रखी गई हैं। वकील एक रिकॉर्डिंग चलाते हैं जो रूपर्ट ने अपने वारिस के लिए छोड़ी थी। मॉन्टी हैरान रह जाता है जब देखता है कि उसका अंकल गोरा है, लेकिन रूपर्ट ने इस पर पहले से सोचा हुआ था और बताता है कि उसके पिता की 2 पत्नियां थीं, एक गोरी और एक काली। वह मॉन्टी से बेहद निराश है क्योंकि उसने जिंदगी में कुछ खास नहीं किया और अपनी बचपन की कहानी सुनाता है कि कैसे उसके पिता ने उसे सख्ती से सजा दी थी, इसलिए वह भी मॉन्टी को उसी तरह सजा देगा। उसे पैसे खर्च करने से नफरत करानी होगी। अगर मॉन्टी अपने अंकल की भारी दौलत पाना चाहता है तो उसे एक चुनौती पूरी करनी होगी। उसके पास 30 दिन है और उन 30 दिनों में उसे $30 मिलियन खर्च करने होंगे, लेकिन कुछ नियम है। 30 दिन पूरे होने के बाद उसके पास अपनी पहनी हुई कपड़ों के अलावा कोई भी संपत्ति नहीं होनी चाहिए और वह जानबूझकर किसी चीज को बर्बाद करके छुटकारा नहीं पा सकता। वह किसी को भी नौकरी पर रख सकता है, लेकिन उनके काम की कीमत वसूल होनी चाहिए, सिर्फ 5%। जुआ खेलने में भी सिर्फ 5% ही इस्तेमाल किया जा सकता है और कोई भी पैसा किसी को तोहफे के तौर पर नहीं दिया जा सकता। ये भी नियम है। आखिरी और सबसे बड़ा नियम है कि वह किसी को भी इस चैलेंज के बारे में नहीं बता सकता, वरना तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर मॉन्टी को लगता है कि वह ये सब नहीं कर पाएगा तो वह अभी तुरंत $1 मिलियन लेकर जा सकता है। वकीलों ने पहले से एक सूटकेस में $1 मिलियन तैयार भी रखे हैं और बताते हैं कि मॉन्टी पैसों को संभालना जानता ही नहीं, इसलिए उसे सलाह देते हैं कि यहाँ चुनौती न ले। लेकिन मॉन्टी सोचता है कि अगर वो ये नहीं करेगा तो उसके अंकल की सारी दौलत किसे जाएगी और उसे पता चलता है कि सब कुछ लॉ फर्म के पास चला जाएगा। मॉन्टी थोड़ी देर सोचता है, लेकिन आखिरकार फैसला करता है कि वह किस्मत आजमाएगा और इस चैलेंज को स्वीकार करेगा। उसे 30 दिन पूरे करके बिल्कुल आधी रात को वापस आना होगा और उस वक्त उसके नाम पर उसकी पहनी हुई कपड़ों के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी हर खर्च की निगरानी करने के लिए एंजेला नाम की एक कर्मचारी को रखा गया है ताकि वह किसी तरह की चालाकी या झूठ न कर पाए। बाहर निकलते वक्त मॉन्टी सिर्फ स्पाइक को बताता है कि उसे $30 मिलियन विरासत में मिले हैं और फिर वह डोनाल्डो को अपना पर्सनल फोटोग्राफर रख लेता है। इसके बाद वे बैंक जाते हैं ताकि मॉन्टी पैसों को अपनी आंखों से देख सके और वहां पहुंचते ही वह तुरंत $3 मिलियन कैश निकालने के बाद बैंक मैनेजर उसे कुछ ऐसी सर्विस ऑफर करता है जिससे वो इंटरेस्ट कमा सके, लेकिन मॉन्टी साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे ऐसा अकाउंट चाहिए जिसमें जरा भी इंटरेस्ट न लगे। यह सुनकर एंजेला परेशान हो जाती है क्योंकि उसे असली सच नहीं पता।
फिर मोंटी सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि वो कितनी सैलरी कमाता है और तुरंत ही उसे बहुत ज्यादा सैलरी ऑफर करता है ताकि वो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाए। असल में मोंटी पूरे सिक्योरिटी स्टाफ को ही हायर कर लेता है क्योंकि उसके पास बहुत कैश रहने वाला है। स्पाइक को लगता है उसका दोस्त बहुत बेपरवाही से पैसे उड़ा रहा है, लेकिन मोंटी उसे भरोसा दिलाता है कि उसके पास पूरी प्लानिंग है। इसके बाद मोंटी चार्ली को कॉल करता है और बताता है कि वो पूरी टीम को रेंट पर लेने वाला है, साथ ही नए यूनिफॉर्म्स, अच्छा बस और बेहतर सैलरी देने का वादा करता है। लेकिन चार्ली उसे गंभीरता से नहीं लेता और फोन काट देता है। फिर मोंटी एक रैंडम टैक्सी रोकता है और ड्राइवर को पूरा महीना उसका पर्सनल ड्राइवर बनने का ऑफर देता है। एंजेला फौरन कहती है कि उतने पैसों में तो वो पूरी लिमोजीन की फ्लीट हायर कर सकता है। इस पर मोंटी टैक्सी ड्राइवर को कहता है कि जाकर वो भी कर लो। अब तक मोंटी और उसकी टीम के आसपास भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है, तो मोंटी सबको लंच पर बुला लेता है। वो लोग एक बेहद शानदार रेस्टोरेंट में जाते हैं और सबसे महंगी वाइन मंगवाते हैं। साथ ही वहां के म्यूजिशियन को क्लासिकल म्यूजिक छोड़कर ज्यादा जोश भरे गाने बजाने के लिए कहते हैं। खाने के दौरान मोंटी लगातार एंजेला से फ्लर्ट करता रहता है। तभी एंजेला बताती है कि उसकी सगाई हो चुकी है। उसका मंगेतर एक वकील है जो ज्यादातर समय चैरिटी और सोशल कामों में लगा रहता है, इसलिए उसके पास एंजेला के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता। मोंटी उससे मिलने की इच्छा जताता है और कहता है कि वो उसके समय के लिए पैसे भी देगा, लेकिन एंजेला साफ कह देती है कि मोंटी सब कुछ पैसे से नहीं खरीद सकता। इधर शहर में एक अजीबोगरीब करोड़पति के घूमने की खबर तेजी से फैल जाती है, इसलिए जब मोंटी होटल पहुंचता है तो रिपोर्टर पहले से ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मोंटी बताता है कि वो बहुत से लोगों को नौकरी देने वाला है और ये भी ऐलान करता है कि स्पाइक उसकी नई कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। होटल के अंदर मैनेजर उसे बताता है कि टॉप की दोनों फ्लोर पहले से रिजर्व हैं, लेकिन जैसे ही मोंटी 10 गुना दाम देने की बात करता है, मैनेजर तुरंत ही अपना फैसला बदल देता है और उनकी टीम उस लग्जरी जगह पर कब्जा कर लेती है। अब ये लेकर मोंटी और स्पाइक शानदार सूट किराए पर पहन लेते हैं। शाम को एंजेला का मंगेतर वॉरेन उसे लेने आता है, तो मोंटी इस मौके का फायदा उठाकर उसकी एक चैरिटी में दान कर देता है। वॉरेन कमरे की सजावट और फर्नीचर देखकर बहुत प्रभावित होता है और इस विषय में गहरी जानकारी भी दिखाता है। मोंटी उसकी समझदारी से प्रभावित होकर उसे अपना डेकोरेटर बनाने का प्रस्ताव रखता है और मोटी तनख्वाह ऑफर करता है। वॉरेन तुरंत मान जाता है, जिससे एंजेला हैरान और निराश हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका मंगेतर इतनी आसानी से पैसों के लिए राजी हो जाएगा। अगले दिन वॉरेन अपने लॉ फर्म के बॉस से 1 महीने की छुट्टी मांगता है। वकील मान जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि वॉरेन मोंटी पर नजर रखेगा और उनकी जासूसी करेगा। ये बात वह एंजेला को नहीं बता सकता। उधर मोंटी ने अपने ऑफिस में सैकड़ों लोगों को अलग अलग कामों के लिए रख लिया है, जिनमें से एक तो मशहूर हस्तियों की नकल करने वाला भी है। इसी बीच वॉरेन अपनी एक्स वाइफ मैरिलिन को बुलाता है, क्योंकि वही असली प्रोफेशनल डेकोरेटर है जिसने उसे सब सिखाया था। यह एंजेला को गुस्सा दिलाता है। मोंटी उसकी ध्यान खींचने की कोशिश करता है और गलत जगह चढ़ाता है। जब वॉरेन उसे चेतावनी देने लगता है तो वह फिसलकर सारे पेंट के बाल्टियों पर गिर जाता है। मैरिलिन के पास ढेरों आइडियाज हैं और मोंटी उसे बताता है कि इन सब को पूरा करने के लिए पैसे उपलब्ध हैं। एक आदमी मोंटी से $3 मिलियन मांगता है ताकि वह उत्तर ध्रुव से आइसबर्ग अफ्रीका तक लाकर लोगों को ताजा पानी दे सके, और मोंटी इसे भी मंजूर कर देता है। जबकि स्पाइक और एंजेला धोखा होने की चिंता करते हैं। मोंटी एक आदमी को भी हायर करता है ताकि वह 5% की अनुमति वाली राशि से घोड़ों और खेलों पर सट्टा लगाए। इस बीच चार्ली कॉल करता है और मोंटी घोषणा करता है कि वह अपनी टीम को यांकीज के खिलाफ खेलने के लिए भुगतान करेगा। वह हेलीकॉप्टर भी भेजता है ताकि अपने टीम के साथियों को ले आए। स्टेडियम के बाहर मोंटी अपने दोस्तों के लिए पूरा स्वागत समारोह आयोजित करता है और खुश होता है कि वे नए यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। वह सभी के लिए पेंट हाउस भी किराए पर ले चुका है। वकील यह सब देखकर सोचते हैं कि उन्होंने मोंटी को कम आंका है। वह अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग करता है, जबकि न्यूज में आने वाले बड़े गेम की खबर दी जा रही है। शाम को मोंटी एक महिला को होटल में लाता है, लेकिन जब वे कुछ करने ही वाले होते हैं तभी एंजेला का कॉल आता है, जिसमें वह कहती है कि उन्हें कुछ बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। मोंटी के पास कोई विकल्प नहीं होता और उसे महिला को बाहर करना पड़ता है। फिर स्पाइक और एंजेला एक फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कमरे में आते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि वह मोंटी को निवेश में मदद करेगा। हालांकि मोंटी उसे कमीशन की बजाय ये सब कुछ करता है, सैलरी पर हायर करता है और उसका सारा सुझाव नजरअंदाज करने की योजना बनाता है। स्पाइक और मोंटी बेसबॉल खेलते हुए आराम करने का फैसला करते हैं और स्पाइक इस मौके का उपयोग करके मोंटी से कहता है कि उसे ज्वेलरी या स्टैंप जैसी चीजों में निवेश करना चाहिए। यह मोंटी को एक आइडिया देता है और वह तुरंत एक कलेक्टर की दुकान जाता है और इतिहास का सबसे महंगा स्टैंप खरीद लेता है। अगले सुबह वकील यह न्यूज देखकर हंसते हैं, क्योंकि मोंटी ने एक एसेट खरीद लिया है। हालांकि उन्हें मोंटी की ओर से एक पोस्ट कार्ड मिलता है और वह गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं जब पता चलता है कि उसने महंगे स्टैंप का इस्तेमाल इसे भेजने के लिए किया है। वे वॉरेन को सच बताते हैं कि चुनौती के बारे में और उससे कहते हैं कि वह एंजेला की अकाउंटिंग में गलती करे, यह वादा करते हुए कि अगर लॉ फर्म पैसा जीती है तो उसे अच्छा इनाम मिलेगा। बाद में मोंटी न्यूज देखता है और पता चलता है कि आइसबर्ग कंपनी में उसके स्टॉक्स उसकी निवेश की वजह से 3 गुना बढ़ गए हैं। नए पैसे को लेकर चिंतित मोंटी अपने कर्मचारियों से कहता है कि वे सब बेच दें और चीजें और खराब होती हैं, क्योंकि जुआरी ने भी सभी दाम जीत लिए हैं।
मॉन्टी घबरा जाता है और एंजेला से कहता है कि वह सारा पैसा चैरिटी को दे दे। मैरिलिन सजावट खत्म कर चुकी है और उसने कमरे में कई चीजें जोड़ दी हैं, लेकिन मॉन्टी उससे और यादा करने के लिए कहता है। चूंकि वॉरेन उसकी मदद में व्यस्त है, एंजेला सहमति देती है कि वह मॉन्टी के साथ लंच करेगी और कहती है कि वह ऐसे आदमी से प्रभावित है जो इतना दान देने में खुश है। जब वे जाने ही वाले होते हैं तभी एक आदमी गलती से उनकी कार के पीछे टकरा देता है। नुकसान मामूली है, लेकिन मॉन्टी उस आदमी को अस्पताल ले जाना चाहता है, सिर्फ चिकित्सा सेवा के लिए भुगतान करने के लिए। जब आदमी समझता है कि यह कौन है, वह बहाना करता है कि वह दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने का बहाना बनाकर मॉन्टी उसे पैसा भी देता है ताकि वह अपनी 2 पूर्व पत्नियों को भरण पोषण दे सके। एंजेला गुस्से में सड़क पर मॉन्टी पर चिल्लाने लगती है और उसके फैसलों के लिए उसे डांटती है। वॉरेन यह सब खिड़की से देखता है, जबकि मैरिलिन उसे बताती है कि शायद एंजेला अच्छा साथी नहीं है क्योंकि वह सार्वजनिक रूप से खुद को शर्मिंदा कर रही है। रेस्टोरेंट में डिनर के दौरान वॉरेन एंजेला से कहता है कि वह मॉन्टी के साथ बहुत दोस्ताना हो गई है और पूछता है कि क्या उसके लिए उसके भाव बदल गए हैं, जिससे एंजेला को गुस्सा आता है और वह चला जाती है। न्यूज में एक रिपोर्टर मॉन्टी के बारे में बताता है कि उसने ऑक्शन हाउस में नकद 5 केस 114 साल पुराने वाइन के खरीदे और जनता के साथ शेयर करने के लिए उन बोतलों को रिसेप्शन में खोला। कुछ समय बाद स्पाइक और वित्तीय सलाहकार घोषणा करते हैं कि उन्होंने उसकी जानकारी के बिना कुछ निवेश किए और $10 मिलियन कमाए। मॉन्टी घबरा जाता है और बाकी लोग सोचते हैं कि उसके साथ क्या गड़बड़ है। तभी वॉरेन आता है और $20,000 मांगता है। मॉन्टी फर्नीचर का जमा पैसा देने के लिए अपने दोस्त को पैसे देता है और सभी को वहां से भेजकर अकेला बैठता है। तभी टीवी ऑन करते ही उसके सामने एक बड़ी खबर आती है कि न्यूयॉर्क के अगले मेयर चुनाव के सभी उम्मीदवार अपने प्रचार पर हद से ज्यादा धन उड़ा रहे हैं। यह देखकर मॉन्टी के दिमाग में एक अजीब विचार आता है कि क्यों ना मैं भी चुनाव लड़ूं और अपना सारा पैसा प्रचार में खर्च कर दूं। एंजेला को लगता है कि मॉन्टी अपनी दौलत को लेकर दोषी महसूस कर रहा है और आखिरकार समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। प्रचार सभा के दौरान मॉन्टी पत्रकारों से एक चौंकाने वाली बात कह देता है। वह कहता है कि तुम लोग किसी को भी वोट मत देना, मुझे भी नहीं। बाद में टीवी पर आकर वह खुलेआम बोलता है कि यह जो भी उम्मीदवार हैं सभी भ्रष्ट हैं और जो उन्हें वोट देगा वह मूर्ख होगा। मॉन्टी अपने विज्ञापन केवल न्यूयॉर्क में ही नहीं बल्कि सभी राज्यों में चलवाता है ताकि अगर कोई न्यूयॉर्कर छुट्टियों पर भी गया हो तो भी उसका संदेश उसे जरूर पहुंचे। उसकी ईमानदारी और नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके बोल्ड विचारों की वजह से मॉन्टी रातों रात लोकप्रिय हो जाता है। लेकिन एंजेला अब भी परेशान है क्योंकि खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और मॉन्टी का धन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। उधर अन्य 2 उम्मीदवार एक गुप्त बैठक में मिलते हैं और मॉन्टी को हराने के लिए एक खतरनाक योजना बनाते हैं। मॉन्टी को लेकर उन्हें कुछ करना ही होगा क्योंकि मॉन्टी लगातार राष्ट्रीय टीवी पर उनका मजाक उड़ा रहा है। उन्होंने मॉन्टी के खिलाफ भावनात्मक नुकसान का मुकदमा कर दिया और मॉन्टी खुशी खुशी $4 मिलियन का जुर्माना भरने को तैयार हो जाता है। आखिरकार बड़े मैच का दिन आता है और मॉन्टी अपनी टीम को एक प्रेरक भाषण देता है। ये भरोसा दिलाता है कि वे यांकीज को हरा सकते हैं। मैच शुरू होने से पहले ही एक ट्रेन मैदान से गुजरती है जिस पर मॉन्टी के प्रचार के और विज्ञापन लगे होते हैं। मॉन्टी पहले पिचर होते हैं और उनका टीममेट गेंद को पकड़ने में सफल होता है जिससे वे पहले यांकी को आउट कर देते हैं। जब दूसरा बैटर बल्लेबाजी के लिए आता है तो स्पाइक लगातार उसका और उसकी पत्नी का मजाक उड़ाता है। बैटर गुस्से में आता है और लगभग लड़ाई शुरू कर देता है, इसलिए उसे मैदान से हटा दिया जाता है। इस बीच वॉरेन फर्नीचर की दुकान पर होता है और उसने जो भी सामान किराए पर लिया था वह वापस कर देता है, जिससे उसे जमा किया गया पैसा वापस मिल जाता है। भले ही बुल्स ने खेल की शुरुआत में निष्पक्ष चुनौती दी हो, जल्द ही यांकी इस खेल का रुख अपने पक्ष में मोड़ देते हैं। एक बड़े होम रन के बाद चार्ली के पास कोई विकल्प नहीं रहता और उसे पिचर बदलने के लिए मॉन्टी को सूचित करना पड़ता है। मॉन्टी ने अच्छा खेला और उसे याद दिलाया जाता है कि ये यांकीज हैं, इसलिए बुल्स ने अगर कुछ पॉइंट्स भी स्कोर किए तो ये उसकी टीम पर गर्व करने के लिए काफी है। मॉन्टी फिर भी उदास हो जाता है और चेंजिंग रूम में जाकर बैठ जाता है। तभी वसीयत का अधिकारी उससे पास आता है और बताता है कि अगर मॉन्टी चुनाव जीतता है तो उसे वेतन मिलेगा और वह एक संपत्ति मानी जाएगी। खेल का अंत यांकीज की जीत के साथ होता है और मॉन्टी एक भाषण देता है जिसमें वह उन्हें बधाई देता है। वह समझाता है कि पैसे वाला कोई भी इंसान चुनाव खरीद सकता है, लेकिन एक प्रोफेशनल खिलाड़ी बनने के लिए असली मेहनत करनी पड़ती है। मॉन्टी चुनाव से अपना नाम वापस ले लेता है और बताता है कि उसने जीतने की उम्मीद नहीं की थी और सब लोग असली मकसद को समझ ही नहीं पाए। अब उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे, इसलिए वह फैसला करता है कि जो कुछ भी बचा है उससे एक पार्टी देगा और हर कोई उसमें आमंत्रित है। उसी रात एंजेला हिसाब की किताब बंद करती है जिसमें बैलेंस बिल्कुल शून्य होता है। मॉन्टी उसे पार्टी के लिए लेने आता है, लेकिन एंजेला का उससे कोई लेना देना नहीं रह जाता। वह इस बात से घृणा करती है कि मॉन्टी ने इतने पैसे उन चीजों पर बर्बाद कर दिए जो किसी काम की नहीं थी। वह तुरंत वहां से निकल जाती है। मॉन्टी के आई लव यू कहने की आवाज एंजेला तक नहीं पहुंचती। पार्टी में स्पाइक और सिक्योरिटी गार्ड डोनाल्डो की जेबें चेक करते हैं और पता चलता है कि वह पैसे चुरा रहा था। मॉन्टी के सभी कर्मचारी बुरा महसूस करते हैं कि अब वह कंगाल हो गया है और उसकी मदद के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं, लेकिन मॉन्टी उन्हें ठुकरा देता है और डोनाल्डो अपने पैसे वापस ले लेता है। अगले दिन मॉन्टी अपने बिस्तर पर जोरदार हैंगओवर के साथ जागता है। होटल मैनेजर उसे चेकआउट का समय याद दिलाता है
और अलग अलग सेवाओं के कर्मचारी पहले ये पूरे महीने के लिए किराए पर ली गई सारी चीजें बाहर निकाल रहे होते हैं, जिनमें उसके अच्छे कपड़े भी शामिल होते हैं। मोंटी अपना पुराना यूनिफॉर्म पहनकर मेरिलिन द्वारा तैयार किया गया कमरा देखता है और सब कुछ हटाए जाने से पहले उसकी तारीफ करता है। बाहर निकलते समय डोरमैन मोंटी को बताता है कि उसने किसी को वोट नहीं दिया, जैसा उसने कहा था। उस रात शहर यह जानकर चौंक जाता है कि चुनाव में कोई नहीं जीता, क्योंकि सबने मोंटी की सलाह मानी थी। आधी रात से सिर्फ 5 मिनट पहले मोंटी वकील के ऑफिस जाता है। लिफ्ट में उसके पास वॉरेन आता है, जो उसे वापस देता है। डिपॉजिट वाला पैसा गुस्से में चिल्लाते हुए मोंटी वकीलों से कहता है कि वह हार मानता है और सब खत्म करने के लिए कागजों पर साइन करने को तैयार है। वॉरेन खिड़की से सब कुछ देख रहा होता है, तभी एंजेला उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है। वॉरेन सोचता है कि सब खत्म हो चुका है, इसलिए वह उसे पूरी सच्चाई बता देता है। गुस्से में भरी एंजेला उससे टिकट छीन लेती है और दफ्तर में जाकर चाल का भंडाफोड़ करती है। वह वॉरेन को उसकी चाल के लिए थप्पड़ मारना चाहती है, लेकिन मोंटी उसे रोकता है और खुद वॉरेन को मुक्का जड़ देता है। वॉरेन चिल्लाता है कि वह उस पर हमला करने के लिए केस करेगा, तो मोंटी एंजेला से कहता है कि वह उसकी वकील बने और डिपॉजिट वाला पैसा देकर उसे हायर कर लेता है। घड़ी 12 बजने लगती है और एंजेला तुरंत अपनी सर्विस की रसीद बना देती है, जिससे मोंटी अंतिम सेकंड में पूरी तरह कंगाल हो जाता है। तभी वसीयत का कार्यकारी घोषणा करता है कि मोंटी ने चैलेंज जीत लिया है और अब पूरी दौलत उसकी है। वह यह भी बताता है कि वकीलों की धोखाधड़ी की जांच होगी। मोंटी अपनी जीत का जश्न मनाता है और एंजेला के साथ वहां से निकल जाता है। एंजेला जो अब नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार है। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।